Hello everyone, welcome to Learners channel. In this video we are going to discuss semester 5th मेजर 1 पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट टॉपिक। तो इस वीडियो में हम यूनिट 1 जो पॉइंट 1 इंटरनेशनल पॉलिटिक्स चेंजिंग नेचर एंड स्कोप को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसके मीनिंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होता क्या है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या है? वो प्रोसेस जिससे हम दूसरे नेशंस के बारे में जानते हैं, हमें दूसरे नेशंस के बारे में पता चलता है, फ्रॉम विच वी कम टू नो अबाउट अदर नेशंस। जैसे कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या होगा, इंडिया जो है वो रशिया के साथ कॉन्टैक्ट कर रहा है, इंडिया जो है वो चाइना के साथ कॉन्टैक्ट कर रहा है, तो उससे हमें क्या पता चलता है, बाकी देशों के बारे में पता चलता है कि वहाँ पे हाँ ऑयल जो है वो ज़्यादा क्वान्टिटी में होता है, तो हम ऑयल वहाँ से क्या कर सकते हैं, अपनी कंट्री में इम्पोर्ट कर सकते हैं, और अपनी कंट्री के जो भी मसाले हैं, स्पाइसेस वगैरह हैं, वो हम दूसरी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या हो गया, जब हमें पता चलता है किसी भी नेशन के बारे में थ्रू विच वी कम टू नो अबाउट अदर नेशंस। अब पॉलिटिक्स क्या हो गया, देखो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं, जब सैम फर्स्ट में आपने एडमिशन ली थी तब से हम पढ़ रहे हैं कि पॉलिटिक्स क्या होता है। तो पॉलिटिक्स बेसिकली क्या है, पावर के लिए स्ट्रगल, पावर के लिए स्ट्रगल। अब कोई भी पर्सन जो है वो पॉलिटिक्स में क्यों आता है, पावर के लिए आता है ना, चाहे वो एमएलए हो गया, एमपी हो गया, लेफ्टिनेंट गवर्नर हो गया, एवरी पर्सन कम टू पॉलिटिक्स किसके लिए, पावर के लिए। अब इसमें क्या होता है कि हम पॉलिटिक्स में क्या स्टडी करते हैं, फॉरेन अफेयर्स के बारे में, फॉरेन पॉलिसीज़ के बारे में, जो भी ग्लोबल इश्यूज़ हो गए उनके बारे में, पॉलिटिक्स ऑफ पावर की, जो भी नेशंस हैं, अदर नेशंस हैं वर्ल्ड के, उनके अंदर जो पावर है पॉलिटिक्स की वो कितनी है, हम इसमें पढ़ते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। अब इससे हमें पता चलता है कि जो नेशन है उनका कन्फ्लिक्शन क्या होता है, कि जब कन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना, कि एक कंट्री जो है वो दूसरी कंट्री से असहमति शो करती है, दूसरी कंट्री के खिलाफ जो है वो लाइक ओपिनियन रखती है, उसको बोलते हैं कन्फ्लिक्चुअल। और कोऑपरेटिव क्या हो गया, कि एक कंट्री जो है वो दूसरी कंट्री को सपोर्ट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल किसी कंट्री में, जैसे कि नेपाल या भूटान में फ्लड वगैरह आ गया है, तो इंडिया जो है वो उन्हें बहुत ज़्यादा एड्स प्रोवाइड कर रही है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड, जिसकी मदद से उन्हें क्या हो कि वो अपनी कंट्री में अपने लोगों की मदद कर सकें। सो दैट इज कोऑपरेटिव रिलेशन, जब हम दूसरे पर्सन की सहायता करते हैं। और जब कन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो भी किसकी वजह से होते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की वजह से होते हैं। अब सारे नेशन जो हैं वो किसके लिए काम कर रहे हैं, देखो इसको हम रियल एग्जांपल से रिलेट करते हैं। जैसे कि आपके घर में फैमिली मेम्बर्स हैं, ठीक है, तो वो जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो किस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल वो किसके लिए काम कर रहे हैं, अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं, कि उसके जो भी काम करेंगे उससे जो भी पैसा आएगा वो अपने आप पे इन्वेस्ट कर सकेंगे, अपनी फैमिली पे इन्वेस्ट कर सकेंगे। उसी तरह कोई भी नेशन है, जितने भी नेशन है वो किसके लिए काम कर रहे हैं, नेशनल इंटरेस्ट के लिए, जिसमें उनकी कंट्री की, खुद की कंट्री का क्या हो, भला हो। हर स्टेट की देखो अपनी सॉवरेनिटी होती है, हमने सॉवरेनिटी के बारे में पढ़ा था सैम सेकेंड में, ठीक है, सॉवरेनिटी का कंसेप्ट के बारे में। तो सॉवरेनिटी क्या होता है, कि जब स्टेट के पास एक टाइप का होता है कि इंडिपेंडेंस होती है, कि वो अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। अब देखो कुछ पर्सन्स होते हैं, उनको फैमिली में डिसीजन जो है वो उनके पेरेंट्स ज़्यादातर वही लेते हैं, और कुछ पर्सन्स होते हैं उनके पास फ्रीडम होती है, वो अपने डिसीजन खुद चूज़ करते हैं। तो सॉवरेनिटी क्या हो गया, कि जब कंट्री के पास जो है वो पावर है, कंट्री के पास एक फ्रीडम है कि वो अपने डिसीजन खुद ले सके, तो हर स्टेट की अपनी जो है वो सॉवरेनिटी होती है। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो स्टडी करता है कि कैसे नेशन जो है वो को एग्जिस्ट करते हैं, कैसे नेशन जो है वो एक साथ जो है वो रहते हैं, एक साथ जो है कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, फिर भी जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। दैट इज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हमें बताता है। अब देखो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो स्टडी है किसकी, रिलेशनशिप, इंटरेक्शन एंड पावर डायनेमिक। डायनेमिक क्या होता है, बेसिकली डायनेमिक होता है जब चेंज आता है, ठीक है। डायनेमिक चेंज किस में आएगा, स्टेट्स में, कोई भी स्टेट्स जो है वो अपने डिसीजन चेंज करती है। नॉन स्टेट एक्टर्स जैसे कि हमारे एनजीओज वगैरह हो गए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, जो भी ग्लोबल एरेना में है, ग्लोबल लोगों में है, ग्लोबल कंट्रीज में है। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो क्या स्टडी करती है, रिलेशनशिप स्टडी करती है, इंटरेक्शन स्टडी करती है। रिलेशनशिप किसके बीच में स्टडी करती है, कि जो भी कंट्रीज हैं उनके रिलेशन जो है वो कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे नहीं है, तो वो भी किस में स्टडी होता है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। फॉर एग्जाम्पल इंडिया और रशिया के रिलेशन अच्छे क्यों है, क्योंकि इंडिया जो है वो मोर क्वांटिटी ऑफ ऑयल जो है वो इंपोर्ट करता है, कहाँ से, रशिया से इंडिया में। तो उससे क्या होगा कि अब इंडिया का पैसा जो है वो रशिया में जा रहा है, तो कंट्री जो है वो क्या हो रही है, वो वाली कंट्री जो है वो हमसे प्रॉफिट ले रही है। तो इसी वजह से जो है ये भी हम किस में स्टडी करते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में स्टडी करते हैं। जो भी पावर में चेंजेस आते हैं, किसी कंट्री के पास ज़्यादा पावर है, किसी कंट्री के पास कम
कम पावर है, किसी कंट्री के पास अचानक से ज़्यादा पावर आ गई, पावर डायनेमिक, पावर में चेंज हो रहा है। स्टेट्स के बारे में आप स्टडी कर रहे हो, नॉन स्टेट एक्टर्स एनजीओज के बारे में स्टडी कर रहे हो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गई, वर्ल्ड बैंक हो गया, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो सब कुछ किस में स्टडी किया जाता है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में स्टडी किया जाता है। आई होप इतना समझ आ गया होगा। अब देखो डिप्लोमेसी एंड फॉरेन रिलेशन की बात करते हैं। डिप्लोमेसी क्या होता है, बोलते हैं ना कि हमारे डिप्लोमेट्स जो हैं वो इतने, डिप्लोमेट्स जो भी पर्सन है ना वो ऐसे बंदे को घुमा देता है कि पता ही नहीं चलता। तो डिप्लोमेट्स क्या होता है, डिप्लोमेट्स होते हैं वो पॉलिटिशियंस जो मतलब अपनी बातों में ऐसा घुमाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप उनकी बातों में कब सहमत हो गए, कब एग्री कर दिया आपने। तो डिप्लोमेसी और फॉरेन रिलेशन क्या हो गया, वो वे जिससे स्टेट जो है वो कम्युनिकेट करती है और कॉपरेट करती है हर किसी के साथ इंटरनेशनल इश्यूज के ऊपर। अब आप बोलोगे कि इंटरनेशनल इश्यूज क्या होते हैं, देखो इंटरनेशनल इश्यूज जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो गया। अब देखो क्लाइमेट चेंज केवल इंडिया के लिए नहीं है कि इंडिया के लोगों को ही क्लाइमेट चेंज से जो है वो होगा, ओजोन लेयर पे होल बनेगा तो इंडिया के लोगों को ही इफेक्ट पड़ेगा। नो, देयर विल बी इफेक्ट ऑन अदर कंट्रीज ऑल्सो, होल वर्ल्ड। अदर कंट्रीज भी नहीं कह सकते, पूरे वर्ल्ड पे इफेक्ट पड़ेगा क्लाइमेट चेंज की वजह से। पोल्यूशन हो रहे हैं, अब ये थोड़ी है कि सिर्फ इंडिया में ही पोल्यूशन हो रहा है बाकी कंट्रीज में नहीं हो रहा, नो, अदर कंट्रीज में भी हो रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं जो मेन ऐसे बोल सकते हैं कि हम इंटरनेशनल इश्यूज हैं, ठीक है, इंटरनेशनल इश्यूज हैं तो वो हम बताते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, कॉपरेट करते हैं कि कैसे इसके ऊपर जो है वो हमें अलग अलग टाइप्स जो है वो स्टेप्स लेने हैं। वो किसकी मदद से करते हैं, हम डिप्लोमेसी और फॉरेन रिलेशंस की मदद से, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारे हंस जे मॉर्गनथम है, ठीक है, इनकी आप आगे थ्योरी भी पढ़ोगे, जो इन्होंने रियलिस्ट अप्रोच की थ्योरी दी है, वो आगे नेक्स्ट टॉपिक है। अब देखो ये बोलते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या है, स्ट्रगल है। किसके लिए स्ट्रगल है, फॉर यूज ऑफ पावर अमंग नेशन। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो क्या है, स्ट्रगल है किसके लिए, पावर का यूज करने के लिए नेशंस में। और पावर जो है वो सारे नेशंस यूज कर रहे हैं, तो इनके अकॉर्डिंग जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो क्या है, स्ट्रगल ऑफ पावर है। उसके बाद हमारे आते हैं पाल्मर और पर्किंस। पाल्मर और पर्किंस क्या बोलते हैं, देखो पाल्मर और पर्किंस बोलते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो इंसेंशियली किसके साथ कंसर्न्ड है, स्टेट सिस्टम के साथ। किसके साथ कंसर्न्ड है, हमारे स्टेट सिस्टम के साथ कंसर्न्ड है, ठीक है। अब देखो सारी डेफिनेशंस देखने की, रटने की ज़रूरत नहीं है, मेन एक देख लो इसमें से जो आपको अच्छी लगे और जितना पॉइंट आपको समझ आ रहा है, जो आपको लग रहा है कि हाँ मुझे एग्ज़ाम तक भी याद रहेगा, वो पॉइंट जो है वो आप नोट डाउन कर सकते हो। बाकी आप बोलोगे कि मैं पूरे नोट्स जो हैं वो कॉपी पेस्ट करूँ और फिर उसके बाद एक दिन पहले ही एग्ज़ाम से रिवाइज़ करूँ, वो ऐसा नहीं होगा क्योंकि टाइम जो है वो बहुत लिमिटेड होगा अभी आपके पास। अगर आप एक दिन पहले देख रहे हो, अगर आप मंथ पहले देख रहे हो, सो दैट्स विल गुड और फॉर यू, आप कर सकते हो। बट अगर आप एक दिन पहले देख रहे हो और आप सोच रहे हो कि आप पूरे नोट्स को कॉपी करोगे देन उसके बाद आप पूरे नोट्स को रिवाइज करोगे, दैट नॉट गोना हैपन, ऐसा नहीं होगा। इसलिए जो मेन आपको लग रहा है कि ये इजी और मुझे एग्जाम तक याद रहेगा, वही पॉइंट जो है वो अपनी कॉपी पे नोट करो, ठीक है। अब पाल्मर और पर्किंस के अकॉर्डिंग यही है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो किसके साथ कंसर्न है, हमारे स्टेट सिस्टम के साथ। इतना पता चल गया इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या है, वो एक नजरिया, वो एक जरिया जिससे आप क्या करते हो, दूसरे नेशन के साथ कनेक्ट करते हो, दूसरे नेशन के साथ इंटरेक्ट करते हो, जिसके बारे में आप किस में पढ़ते हो, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। अब देखो अब आता है हमारा एवोल्यूशन कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स आया कैसे, ठीक है, कैसे आया इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, चलो देखते हैं। जैसे आप कॉलेज में आए वैसे ही आपके सिलेबस में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले एवोल्यूशन की बात करते हैं। तो एवोल्यूशन में आते हैं हमारे 3 पीरियड। 3 पीरियड में हमारा सबसे पहले देखो आता है एंशिएंट पीरियड। अगर कोई हिस्ट्री का स्टूडेंट है तो उनको पता है 3 पीरियड मेन उनके होते हैं, हमेशा कोई भी इवेंट के बारे में पढ़ते हैं तो 3 पीरियड पहले ही आ जाते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा एंशिएंट पीरियड। एंशिएंट पीरियड क्या हो गया कि जब सबसे पुराना पीरियड था, सबसे हमारे नाना परदाना उनसे भी पुराना वाला पीरियड जो है वो क्या है, एंशिएंट पीरियड है। अब एंशिएंट पीरियड में क्या होता था कि जो भी ट्राइब्स वगैरह होते थे, विलेजेस होते थे, कम्युनिटीज़ होती थी, इसमें क्या होता था कि इनके साथ जो है वो इनके रिलेशंस होते थे। लाइक विलेजेस जो हैं एक दूसरे के साथ कैसे रह रहे हैं, ट्राइब्स कैसे रह रहे हैं, अलग अलग कम्युनिटीज़, अलग अलग प्रजातियां कैसे रह रही है, वो किस में आप मतलब किस में होता था, एंशिएंट पीरियड में होता था। जैसे कि आपने अगर सैम थर्ड में प्लेटो वाला कंसेप्ट पढ़ा था तो उसमें मैंने बताया था कि आप एथेंस और स्पार्टा वॉर हो रही थी, ठीक है, एंशिएंट ग्रीक सिटी स्टेट्स थी दोनों, ठीक है, और वॉर हो रही थी एथेंस और स्पार्टा में। और उसके बाद क्या हुआ कि अलायंस हुआ इनमें, अलायंस यानी समझौता हुआ पीस के लिए। तो ये हो गया हमारा एंशिएंट पीरियड। ये क्या हो गया
हमारा एनिशिएंट पीरियड। अब आता है हमारा मेडिवल पीरियड। मेडिवल पीरियड जो बीच वाला पीरियड होता है। अब इसमें थी हमारी चर्च की सुप्रीमेसी। अब चर्च की सुप्रीमेसी से आप क्या समझते हैं बताती हूँ, ठीक है। चर्च की सुप्रीमेसी क्या होता है कि जब चर्च जो थी उसके जो प्रीस्ट गुरु वगैरह थे वो हमेशा हाई पेडिस्टल पे होते थे, उनको हमेशा ऐसा महान दर्जा दिया जाता था चर्च की सुप्रीमेसी में। और जो भी फार्मर्स वगैरह होते थे ना, इनसे बहुत ज़्यादा ऐसे हाई अमाउंट में वो लिए जाते थे अनाज वगैरह, और माना जाता था कि ये भगवान को अर्पित कर रहे हैं अपने अनाज वगैरह। और अनाज वगैरह के साथ साथ इनके ऊपर टैक्स भी बहुत ज़्यादा होता था। ऐसा होता था कि जो प्रीस्ट वगैरह वाली क्लास है ना उनको कोई टैक्स पे नहीं करना है, बट जो फार्मर्स वगैरह हैं उनको टैक्स भी पे करना है। तो ऐसा माना जाता था ये मेडिवल पीरियड जो था ना वो चर्च सुप्रीमेसी का पीरियड था। और इसमें जो इसके बाद क्या हुआ, इसी के बीच में थोड़ा सॉवरेनिटी का, नेशनलिज्म का, नेशन स्टेट के सिस्टम जो है वो इमर्ज होना स्टार्ट हो गए, क्योंकि फिर लोगों को पता चलने लगा कि हम प्रताड़ित हो रहे हैं। प्रताड़ित मतलब एक टाइप का हरासमेंट हो रही है हमारी, ठीक है। डार्क, इसको इसलिए डार्क एज भी बोला जाता है क्योंकि जो फार्मर्स थे ना, पीजेंट्स थे ना, उनकी जिंदगी को हराम कर दिया था इन्होंने, प्रीस्ट वगैरह ने, गुरुओं वगैरह ने, क्योंकि वो अपने आप को ऐसे हाई पेडिस्टल पे बैठा के रखते थे। जैसे कोई पर्सन होता है ना ग्रुप में इनकी, वो सोचते हैं कि मैं इन सबसे जो हूँ वो बहुत ज़्यादा अलग हूँ, मैं मतलब इगोइस्टिक मान लो, वैसे ही ये प्रीस्ट वगैरह थे। ये हमेशा बोलते थे कि हमारे पास जो है वो आपके पास नहीं है। और वो फार्मर्स, पीसेंट्स वगैरह जो मेहनत करके कमाते थे वो टैक्स पे कर देते थे। इसीलिए इसको पीरियड को, जो मेडिवल पीरियड था, इसको डार्क एज बोला गया। अब उसके बाद आता है हमारा थर्ड पीरियड, दैट इज मॉडर्न पीरियड। अब देखो मॉडर्न पीरियड में क्या है। मॉडर्न पीरियड में मैंने जैसे कि अभी आपको बताया डिप्लोमेसी क्या होता है, कि आप डिप्लोमेसी में ऐसा कंसेप्ट होता है कि आप डिप्लोमेट हो ना, तो आपके अंदर एक कला होगी कि आप सामने वाले बंदे को ना इन्फ्लुएंस करके अपने डिसीजन की तरफ मोड़ ही दोगे, अपने डिसीजन की तरफ एग्री करवा ही दोगे। तो एम्बेसी, एम्बेसी क्या होता है कि अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो ना तो आप जल्दी, आपको पता होगा या फिर आप जल्दी समझ आओगे। बाकी इफ़ यू हैव नॉट इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड इट इन ईजी वे। एम्बेसी क्या होता है कि जब हमारी कंट्री का कोई पर्सन जो है ना वो दूसरी कंट्री में हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हाल ही में हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ था ना, तो इंडिया के कुछ जो पर्सन्स थे वो एज ए एम्बेसडर, उसको बोलते हैं एम्बेसडर। एम्बेसडर जो है वो पर्सन वहाँ पे रह रहे थे। एम्बेसी हो गया कि जो एरिया में वो रह रहे होते हैं, मान लीजिए कोई ऑफिस है उनका, दैट इज एम्बेसी दूसरी कंट्री में। जैसे कि बाकी कंट्रीज के एम्बेसी जो है, एम्बेसीज जो हैं, लाइक उनके जो ऑफिस हैं वो हमारे इंडिया में हैं, उसी तरह हमारे इंडिया के भी बाकी कंट्रीज में एम्बेसी हैं। तो जब पाकिस्तान में हमारा एम्बेसी था, एम्बेसडर था, उसको उन्होंने भेज दिया ये बोल के कि अब आपका यहाँ पे कोई काम नहीं है, आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करो, यू कैन गो फ्रॉम हेयर। और फिर इंडिया ने भी वही रिटेलिएट करके जवाब दिया कि जो भी पाकिस्तान के एम्बेसी यहाँ पे थे, एम्बेसी थी, एम्बेसडर थे, उनको भी बोला कि आप यहाँ से चले जाओ। तो ये होता है एम्बेसी। एम्बेसी क्या होता है कि एम्बेसी मान लो एक बिल्डिंग, या फिर आप मान लो कि एम्बेसी एक टाइप का एरिया है जहाँ पे आपका एम्बेसडर, जहाँ पे एक पर्सन जो है वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए रह रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, डिप्लोमेट्स हो गए, एजेंट्स हो गए, ये क्या करते हैं, फॉरेन रिलेशन को मेंटेन करते हैं। और ये सब कुछ कब आया, ये सब कुछ का कंसेप्ट कब आया, हमारा मॉडर्न पीरियड में। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुई थी, 1914 to 1918, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो एकेडमिक डिसिप्लिन की तरह आया। एकेडमिक डिसिप्लिन की तरह मतलब हमारी थोड़ी स्टडीज़ में भी ऐसे लगा कि हमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझना चाहिए। अब फिर उसके बाद ग्लोबल इश्यूज जैसे चैलेंजेस वगैरह हो गए, मैंने आपको अभी हाल में एग्जांपल बताई, क्लाइमेट चेंज होता है या फिर कोई और भी चीज़ें होती है, तो उसके लिए फिर हमारे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस फॉर्म होने लगे। ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन, नाटो, नेशनल एग्रीमेंट ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सो दीज इंस्टीट्यूशंस आर फॉर्म्ड इन विच पीरियड, मॉडर्न पीरियड, ठीक है। अब यहाँ पे अब बात करते हैं हम नेचर के, ठीक है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का हमने एवोल्यूशन देख लिया, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होता क्या है वो देख लिया। अब बात करते हैं हम नेचर की, ठीक है। नेचर क्या होता है, नेचर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। सबसे पहले तो नेशंस जो होते हैं ना वो प्राइमरी एक्टर्स होते हैं। नेशंस हैं उनको बोला गया है कि यही जो है वो इंटरेक्शन करते हैं दूसरे नेशंस के साथ। अब देखो एक बंदा जो है वो दूसरे बंदे के साथ इंटरेक्शन कर रहा है, उसी तरह एक नेशन जो है वो दूसरे नेशन के साथ इंटरेक्शन कर रहा है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में यही तो है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स यानी अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स। तो अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स कब होगी, जब एक नेशन दूसरे नेशन के साथ इंटरेक्ट करेगा। तो नेशन को क्या बोला गया है, सभी नेशन को प्राइमरी एक्टर है। सबसे पहले इनका ही रोल है भाई, नेशन का ही रोल
रोल है। अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हम जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट और कॉपरेशन पढ़ते हैं नेशंस की एक दूसरे के साथ, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया। अब ईच स्टेट जो है, हर स्टेट है उसकी खुद की आइडेंटिटी है और उसी टाइम पे वो को एग्जिस्ट करके रह रहे हैं, वो सभी के साथ मिलजुल के रह रहे हैं। हर नेशन की अपनी अपनी आइडेंटिटी है। कोई देश जो है वो डेमोक्रेसी के नाम के लिए जाना जाता है, कोई देश जो है वो गांधीज्म के लिए जाना जाता है, कोई देश जो है वो सोशलिज्म के लिए जाना जाता है और कोई कंट्री जो है वो कैपिटलिज्म के लिए जानी जाती है। तो सभी कंट्री की खुद की अपनी क्या है, आइडेंटिटी है। अब नेशनल इंटरेस्ट जो है वो क्या है, एक ऑब्जेक्टिव है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का। नेशनल इंटरेस्ट जो है वो क्या है कि आप अदर स्टेट्स को कंट्रोल कर सकते हो। अब देखो नेशनल इंटरेस्ट क्या हो गया कि आप दूसरी स्टेट को कंट्रोल कर रहे हो और नेशन के जो इंटरेस्ट है ना वो डायनेमिक होते हैं और हमेशा चेंज होते रहते हैं। जैसे कि घर में हम एक फैमिली में रहते हैं और हमारे अपने अपने इंटरेस्ट है। किसी का उसे घूमने का ऐसे बहुत ज़्यादा शौक है तो वो अपना एक उसका सेल्फ इंटरेस्ट है कि उसे घूमना पसंद है। किसी बंदे का टीचिंग बहुत ज़्यादा अच्छा इंटरेस्ट है टीचिंग में, तो वो उसका सेल्फ इंटरेस्ट हो गया। उसी तरह नेशन के भी इंटरेस्ट होते हैं कि नेशन को अपनी मिलिट्री को एक्सपेंड करना है, नेशन को अपना जो एक स्ट्रक्चर है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, उसकी ग्रोथ देखनी है, तो नेशन के भी अपने इंटरेस्ट हो गए। उसी तरह कोई फैमिली मेम्बर होता है, उसको पैसा कमाने का शौक होता है, बिजनेस की तरफ जाने का शौक होता है, सो दे स्टार्ट इन्वेस्टिंग ऑन बिजनेस। तो उसी तरह जैसे हर पर्सन का अपना इंडिविजुअल का इंटरेस्ट होता है अपनी ग्रोथ के लिए, उसी तरह नेशंस का भी इंटरेस्ट होता है अपनी ग्रोथ के लिए। अब नेशन को कौन चला रहा है, वही ह्यूमंस चला रहे हैं जो उस कंट्री में रहते हैं। तो उन कंट्री के लोगों को क्या ऑब्जेक्टिव है कि हमें कैसे अपने नेशन को जो है वो और ऊंचाई पे लाना है, कैसे अपनी फैमिली में हम सोचते हैं कि हमें अपना फ्यूचर कैसे सिक्योर करना है, हमें अपनी मनी को कैसे सेव करना है, हमें कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। ऐसे सब नेशन के इंटरेस्ट को भी सोचते हैं जो नेशन के चला रहे होते हैं, पीएम हो गए, बाकी जो भी लोग हो गए, एमपीज हो गए। अब देखो सभी अपने इंटरेस्ट के लिए गए हैं ना वहाँ पे कि हम जो है वो क्या करेंगे, वहाँ पे हम जा रहे हैं, सो हमारी भी एक जो है वो एम्प्लॉयमेंट हो गई। जैसे कि अब एमपीज वगैरह हो गए, सभी को पे मिल रही है ना, तो सभी का इंटरेस्ट तो वहाँ पे फुलफिल हो रहा है, बट उनको देश भी चलाना है। तो देश के लिए देश का नेशनल इंटरेस्ट क्या है, देश को किस चीज़ से प्रॉफिट होगा, दे विल डिसाइड दैट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थोड़ा लंबा चली गई मैं, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं कि जो नेशन का इंटरेस्ट है वो हमेशा डायनेमिक होता है। डायनेमिक क्या होता है कि हमेशा चेंज होते रहते हैं, कभी भी एक जगह पे क्या है वो कांस्टेंट नहीं रहते। उसके बाद आता है हमारा फॉरेन पॉलिसी डिप्लोमेसी। इसमें क्या है, देखो फॉरेन पॉलिसी डिप्लोमेसी में क्या है, अब मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया, जो पर्सन डिप्लोमेट्स होते हैं ना उनमें एक टाइप का ये होता है कि भाई वो आपको अपनी बातों से इतना इन्फ्लुएंस कर देंगे कि आपको लगेगा कि सामने वाला बंदा ही राइट है, मैं तो ऐसे ही हवा में उड़ रहा था। तो फॉरेन पॉलिसी डिप्लोमेसी में क्या होता है कि हम नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करते हैं। कैसे अचीव करते हैं, जैसे कि हमारी कंट्री का कोई पर्सन चाहे वो दूसरी कंट्री में है, डिप्लोमेट्स ही जाएंगे दूसरी कंट्री में एम्बेसी में रहने। अब एम्बेसी में जो डिप्लोमेट्स है ना वो अपनी पॉलिसीज को, अपनी जो ट्रीटीज है कि हमें अपनी एमएनसीज को इस्टेब्लिश करना है इस कंट्री में, वो अगले पर्सन को इतने प्रॉफिट्स बताएंगे कि सामने वाला पर्सन बोलेगा कि हाँ यू कैन इस्टेब्लिश योर एमएनसी इन आवर कंट्री। तो ऐसे डिप्लोमेट्स होते हैं कि वो डिप्लोमेट्स जो क्या करते हैं कि फॉरेन पॉलिसी डिप्लोमेसी में फॉरेन के लोगों में जाके उनको इन्फ्लुएंस करके अपना प्रॉफिट ढूंढते हैं, अपने नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कन्फ्लिक्ट इज द कंडीशन ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अब देखो अगर फैमिली है, फैमिली में प्यार है, लव है, सभी प्यार से रहते हैं, बट ऐसा भी होता है कभी कभी हम जिस फैमिली मेंबर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं हमारी उनके साथ भी नोक झोंक हो जाती है कोई बात को लेके। तो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो क्या है, कंडीशन है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का। आप नहीं बोल सकते कि हमेशा देश जो है वो अच्छी तरह ही चलेंगे, हमेशा देशों में मित्रता ही रहेगी। नो, ऐसा भी हो सकता है कि डिफरेंट जो नेशनल इंटरेस्ट है उनके एक साथ नहीं हों, तो वो देशों में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। इसमें हम डिस्ट्रक्शन के बारे में स्टडी करते हैं, डिस्प्यूट्स के बारे में स्टडी करते हैं, वायलेंस के बारे में स्टडी करते हैं, वॉर्स के बारे में, कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में। ये सब कुछ किस में स्टडी कर रहे हैं, हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में स्टडी कर रहे हैं। और इसमें हम ये भी स्टडी करते हैं कि कैसे जो नेशंस हैं वो अपने कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में क्या आ गया कि वो कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे खत्म करने की कोशिश करते हैं। दैट ऑल्सो स्टडीज इन व्हाट, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अब देखो इसके बाद आता है हमारा पावर एज द मीन्स। पावर एज द मीन्स में क्या है, जितने भी नेशंस हैं ना वो हमेशा कॉन्टिन्यूसली किस में एंगेज्ड होते हैं, पावर एक्वायरिंग में, कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पावर जो है वो मेंटेन करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा पावर एक्वायर करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा पावर अपनी इंक्रीज करनी है। पावर जो है वही एक नेशन का अटेम्प्ट होता है कि उन्हें नेशनल इंटरेस्ट को सेव करना है, ठीक है। पावर की मदद से ही वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को सेव करते हैं, नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करते हैं, उसी को बोला जाता है नेशनल पावर। तो जो नेशनल पावर का फंडा है ना, पावर एज द मीन्स, वो भी हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ही स्टडी करते हैं। उसके बाद आता है हमारा पावर
पावर एज मीन एज वेल एज एंड। ये हमने आई गेस फर्स्ट सेम में भी पढ़ा था पावर के बारे में कि पावर जो है ना वो क्या है कि हम नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए पावर का यूज़ करते हैं, उसके साथ ही साथ हम पावर का यूज़ करते हैं अपने नेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्सटर्नल फोर्सेस से। जैसे कि यू नो ऑल ऑफ यू आर स्टडिंग हेयर, यू कैन रिलेट विद दिस JNK स्टूडेंट्स, कि जब पहलगाम अटैक हुआ उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, एम आई राइट? हाँ, तो उसमें क्या हुआ था कि हमने अपने नेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्सटर्नल फोर्सेस से हमने दूसरी कंट्री पे अटैक किया। सो दैट्स वाज हमारी कंट्री का रिस्पॉन्स था वो पहलगाम अटैक को लेके। तो नेशन को प्रोटेक्ट किया गया एक्सटर्नल फोर्सेस से। सो पावर जो है वो क्या है कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल भी करते हैं और अपने नेशन को प्रोटेक्ट भी करते हैं पावर से। अब पावर को अटेन करने के लिए कंट्री जो है वो मिलिट्री के मदद से स्ट्रांग होती है और इकोनॉमिकली स्ट्रांग होती है। अब देखो, एक कंट्री है वो मिलिट्री को एक्सपेंड करे जा रही है, बट उसके पास इकोनॉमिकली वो स्ट्रांग नहीं है, इकोनॉमिकली वो साउंड नहीं है, इकोनॉमिकली वो इतनी गिरी हुई है कि वो लोन लेके जो है वो क्या कर रही है, यू कैन से दूसरी कंट्री से लोन लेके जो है वो मिलिट्री स्ट्रांग कर रही है। सो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ दैट मिलिट्री? अगर आप दूसरी कंट्रीज से लेके पैसा जो हो वो अपनी मिलिट्री को स्ट्रांग कर रहे हो तो वो कितनी देर आप स्ट्रांग रहोगे? क्योंकि इकोनॉमिकली तो आप वीक हो ना, पहले इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो उसके बाद मिलिट्री की तरफ जाओ ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक फैमिली में एक बंदा है, ठीक है, वो पैसे बहुत ज़्यादा खर्च कर रहा है, उसके पास इतना इनकम सोर्स नहीं है जितने वो खर्चे पे लगा रहा है। अब ऐसा टाइम भी आएगा कि वो जितने खर्चे पे लगा रहा है तो उसके ऊपर कर्ज ही होगा ना, वो खर्चा ज़्यादा से ज़्यादा करे जा रहा है, अपनी जो भी सेविंग्स भी नहीं है वो टाइप का क्या कर रहा है कि खर्च ही कर रहा है। और एट द एंड एक ऐसा पॉइंट आएगा कि उस पर्सन को लगेगा कि मैंने इतना खर्च क्यों किया, मेरे पास तो इतना पैसा भी नहीं था फिर भी मैं इतना खर्च क्यों करे जा रहा था लोगों से लेके, और ऐसा पॉइंट आता है। उसी तरह एक कंट्री भी करती है, कंट्री अगर दूसरे बंदों से दूसरे कंट्री से लोन ले रही है और एट द एंड वो अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करिए बट वो इकोनॉमिकली वीक है, तो उस मिलिट्री का क्या करना है उन्होंने? पहले इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, देन इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होने के बाद मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करो भाई। उसके बाद आता है हमारा कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। अब कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में क्या आता है कि जितने भी हमारे इंटरनेशनल पीस आर्म्स कंट्रोल आ गए कि कॉन्फ्लिक्ट को क्या करना है, हमने ख़त्म करना है। कॉन्फ्लिक्ट से देखो, वॉर होती है, वॉर से दोनों तरफ जो है वो लोग मरते ही हैं, कोई ऐसा नहीं होता है कि वॉर से जो है वो सुख शांति है, नो, वॉर से और ही खतरनाक चीज़ें होती हैं। बट कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की मदद से किया जाता है कि इस वॉर को एंड करो, पीस को मेंटेन करो और जो भी आपके हथियार वगैरह उनको कंट्रोल करो। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। और कॉन्टिन्यूस इंटरेक्शंस होती है इसमें अमंग नेशंस, बार बार, जैसे कि अभी आपको पता ही होगा कि हमेशा हम न्यूज़ सुनते रहते हैं कि PM मोदी चाइना में गए, PM मोदी रशिया में गए, PM मोदी UK में गए। सो दैट्स व्हाट कॉन्टिन्यूस इंटरेक्शन हो रही है नेशंस के साथ कि हमें अपने रिलेशंस को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। हम दूसरे नेशंस के साथ इंटरेक्शन करेंगे तभी जो है वो हमारा नेशन स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इसमें कोई एग्जाम्पल नहीं है, ओके। उसके बाद आता है हमारा स्कोप ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ठीक है, स्कोप ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या है? पहले हमने नेचर बात कर ली, कि अब बात करते हैं इसके स्कोप की। स्कोप में सबसे पहले आता है कि हम स्टेट सिस्टम को स्टडी करते हैं। जितनी भी डिप्लोमेटिक हिस्ट्री है, जितनी भी जनरल हिस्ट्री है डिप्लोमेटिक, लाइक कितने भी डिप्लोमेट्स कैसे उन्होंने किया, ये सब कुछ हम किस में करते हैं? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में स्टडी करते हैं। डिप्लोमेटिक तरीके की, कैसे डिप्लोमेटिक तरीके से जो है वो हम दूसरे बंदे को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, दैट्स ऑल्सो स्टडीज इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। उसके बाद डिफरेंट अप्रोचेस, जैसे कि आप आने वाले इसी यूनिट में आइडियलिस्ट अप्रोच को पढ़ोगे, रियलिस्ट अप्रोच को पढ़ोगे, दैट्स ऑल्सो स्टडीड इन व्हाट? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। उसके बाद जितनी भी हमारी सॉवरेन स्टेट्स होती हैं, ठीक है, सॉवरेन स्टेट हो गई, हमारी नेशनल पावर, नेशनल इंटरेस्ट, जो भी आप इस यूनिट में इसमें पढ़ने वाले हो इस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के फंडे में, वो सब कुछ इसमें डाल देना, ठीक है। उसके बाद आपने डिप्लोमेसी अचीव, जैसे आपने नेशनल इंटरेस्ट जो है उसको अचीव करना है, फॉरेन पॉलिसी को स्टडी करना है। इम्पीरियलिज्म, न्यू इम्पीरियलिज्म हो गया। इम्पीरियलिज्म और न्यू इम्पीरियलिज्म क्या है कि इम्पीरियलिज्म क्या है? जिसमें हम पॉलिटिकल कंट्रोल होता है किसी कंट्री का, ठीक है। नियो इम्पीरियलिज्म क्या होता है कि इकोनॉमिक कंट्रोल भी है। कोई कंट्री जो है, पहले तो इम्पीरियलिज्म क्या हो गया कि दूसरी कंट्री आपकी कंट्री के ऊपर कंट्रोल कर रही है थ्रू पॉलिटिकल मीन्स, थ्रू राजनीति, थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन। बट न्यू इम्पीरियलिज्म जो है वो न्यू कंसेप्ट आया। इसमें क्या होता है कि कंट्री जो है वो दूसरी कंट्री के ऊपर इकोनॉमिकली कंट्रोल करती है। जैसे कि फॉरेन एड दे के कि आपकी कंट्री जो है वो, आपकी कंट्री वीक है तो थोड़ा सा हमसे पैसा ले लो और अपनी कंट्री में जो भी आपको सामान चाहिए वो ले लो। बट वो एक टाइप का दबाव भी डालेंगे आपके ऊपर, वो ऐसे भलाई करके थोड़ी देंगे आपको पैसा कि ले लो भाई, हम भले इंसान हैं,
हैं, नो, दे हैव समथिंग इन देयर माइंड ऑफ प्रॉफिट। वो सोचते हैं कि हमें इससे कुछ लेना है, दैट्स वाई दे गिव देयर फॉरेन एड। वरना कौन इंसान है जो आपको दे रहा है पैसे और बोल रहा है कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। भाई उसको भी तो थोड़ा फील होता होगा कि मैं क्यों दे रहा हूँ, कोई तो पीछे रीजन होगा ना, कोई तो पीछे प्रॉफिट का फंडा होगा ना। तो न्यू इंपीरियलिज्म क्या होगा कि इकोनॉमी कंट्रोल करना। जैसे अमेरिका है, अमेरिका आप देखो, फॉरेन एड दी उसने किसी कंट्री को और बदले में बोलेगा कि मैं अपनी एमएनसीज को, अपनी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन को आपकी कंट्री में जो है वो स्टैब्लिश करूंगा। अब आपकी कंट्री में स्टैब्लिश होएंगी तो आपकी कंट्री में उनका कुछ ना कुछ तो बिकेगा ना, उनकी कंट्री का कुछ ना कुछ तो यहाँ पे प्रोड्यूस होगा ना कुछ तो सेल होगा ना, तो उनकी कंट्री को तो प्रॉफिट जाएगा और उसके बाद वो धीरे धीरे और इकोनॉमिकली कंट्रोल करना स्टार्ट करेंगे। सो दैट इज न्यू इंपीरियलिज्म। न्यू इंपीरियलिज्म क्या होगा कि आपकी कंट्री को पैसे के थ्रू इकोनॉमिकली कंट्रोल किया जा रहा है। उसके बाद आता है हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है। ये फॉर्म हुआ था 24 अक्टूबर 1945 में, और इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी हो गया। ये सब कुछ हम किस में पढ़ते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पढ़ते हैं। जितने भी इंटरनेशनल लॉज हैं, ठीक है, जितने भी रूल्स जो हैं वो हर नेशन को फॉलो करने होते हैं, हाँ, जो भी वॉर के दौरान हेल्प करते हैं रूल्स, वो सब कुछ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में स्टडी किया जाता है। समझ आ रहा हो, आई होप। वीडियो मुझे पता है लंबा हो गया, बट टॉपिक पढ़ना पड़ेगा क्योंकि 12 मार्क्स क्वेश्चन इसमें से आ सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा नॉन अलाइनमेंट। नॉन अलाइनमेंट के बारे में आप इसको मे बी लास्ट यूनिट में पढ़ोगे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि कंट्रीब्यूशन है न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स का, जैसे कि एशिया हो गया, अफ्रीकन हो गया, लैटिन अमेरिकन हो गया। तो इसमें बोला गया है कि आप ना ही सोशलिस्ट रहो ना ही फुली कैपिटलिस्ट रहो। सो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है वो एक टाइप का न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, जिसमें डिफरेंट एशियन, अफ्रीकन और लैटिन अमेरिकन जो है स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया है। इसमें एक टाइप का बोला गया कि आप दूसरी कंट्रीज के साथ इंटरेक्शन रखो ही नहीं ना, नॉन अलाइनमेंट, आप किसी के साथ जुड़ो ही ना, यही बोला गया नॉन अलाइनमेंट में, कि आप अकेले रहो, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कोल्ड वॉर। अब कोल्ड वॉर में क्या है, एक है कम्युनिस्ट ब्लॉक रशिया और एक है कैपिटलिस्ट ब्लॉक यूएसए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इनमें आइडियोलॉजिकल वॉर, ठीक है। एक तरफ है कम्युनिस्ट ब्लॉक, एक तरफ है कैपिटलिस्ट ब्लॉक। कम्युनिस्ट बेसिकली एक टाइप का होता है कि आप सब कुछ जो हो वो क्या कर रहे हो, मिलजुल के कर रहे हो। जैसे कि एक फार्मर के पास ट्रैक्टर है, उन्होंने ट्रैक्टर लिया, सबने पैसे डाल के लिया और उनकी पूरी जो कम्युनिटी है वो उस ट्रैक्टर को यूज करिए, दैट इज कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट रशिया में ऐसे ही होता है, ठीक है। मतलब हर बंदा जो है वो कम्युनिटी की चीज़ों को यूज़ कर सकता है। और कैपिटलिस्ट क्या हो गया, जहाँ पे सिर्फ ध्यान है पैसा कमाने की तरफ, जो कि यूएसए है। तो ये क्या हो गई, आइडियोलॉजिकल वॉर होगी। ये भी हम किस में स्टडी करते हैं, स्कोप ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। मिलिट्री स्ट्रेटेजीज होंगी, जितनी भी आर्म्स हो गए, आर्म्स एग्रीमेंट हो गए, वो भी किस में स्टडी किया जाता है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में स्टडी किया जाता है। आइडियोलॉजीज की बात करें, मार्क्सिज्म हो गया, न्यू लिबरलिज्म हो गया, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, फ्यूडलिज्म, गांधीज्म, नाजिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म और ह्यूमैनिटेरियनिज्म। ये सब कुछ आइडियोलॉजीज जो है वो किसमें पढ़ी जाती है, हमारी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, ठीक है। अब ये डिफरेंट आइडियोलॉजीज होती है। कोई देश जो है वो क्या करता है कि रिलीजन के बेसिस पे बटा हुआ होता है। कोई देश जो है वहाँ पे कैपिटलिज्म होता है कि पैसा कमाने की तरफ ध्यान दिया जाता है। कोई देश जो है वहाँ पे फ्यूडलिज्म होता है, टैक्सेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कोई देश जो है वहाँ पर टोटलिटेरियन होता है। टोटलिटेरियन गाइस क्या होता है कि एक कंट्री है वहाँ पे तानाशाही है, ठीक है, वहाँ पे लोगों के इंटरेस्ट को नहीं देखा जा रहा, बस अपने सेल्फ इंटरेस्ट राजा देख रहा है, दैट इज टोटलिटेरियन। अब ह्यूमैनिटेरियन क्या होता है कि जहाँ पे लोगों की भलाई को देखा जा रहा है, ह्यूमैनिटी को देखा जा रहा है। करंट इश्यूज जैसे कि जनरल इश्यूज हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, ह्यूमन राइट्स हो गया, ये सब कुछ पे किस पे पढ़ा जाता है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। नेशन स्टेट्स हो गए जितनी भी, ठीक है, वो ज़्यादा रोज ब रोज पावरफुल हो रही है। वो कैसे पावरफुल हो रही है, दैट्स ऑल्सो स्टडीड इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। पॉपुलेशन, ठीक है, पीपल डिसाइड करते हैं कि जो भी डेवलपमेंट हो गई नेशन की, कैसे डिसाइड करते हैं, कंट्री की पॉपुलेशन वो हार्ड वर्किंग है, स्मार्ट वर्किंग है, तो उनका ऑफकोर्स उनकी डेवलपमेंट होगी, पॉपुलेशन, ठीक है, उनकी जो है वो डेवलपमेंट होगी। अब पॉपुलेशन की स्टडी की जाती है कि कितने लोग जो हैं वो हार्ड वर्किंग है, कितने लोग जो हैं वो अपने काम को लेकर डिलीजेंट है, अपने काम को लेके सीरियस है, स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। जैसे कि आपने डेमोग्राफिक डिविडेंड टर्म सुनी होगी। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है कि कितने लोग जो है यूथ हैं, मेनली जो है
पॉपुलेशन को देखा गया और देखा गया कि यूथ कितने हैं जो वर्क करने के लिए एबल हैं, जो काम करने के लिए एबल हैं। और डेमोग्राफिक डिविडेंड के अकॉर्डिंग ये है कि कंट्री में सबसे ज़्यादा यूथ ही हैं जो काम करने के लिए हैं। बाकी दोनों नंबर जो है वो कम है, बच्चों का नंबर भी कम है और बूढ़े लोगों का नंबर भी कम है, ओल्ड पीपल का नंबर भी कम है, बट यूथ का नंबर जो है वो ज़्यादा लार्ज है। दैट इज़ डेमोग्राफिक डिविडेंड। और एक कंट्री का यूथ ही डिसाइड करता है कि इस कंट्री जो है ये कंट्री डेवलपमेंट की तरफ जाएगी या दूसरे रास्ते की तरफ जाएगी। क्योंकि अगर यूथ जो है वो अच्छा काम कर रहा है, यूथ जो है वो अंडरस्टैंडिंग है, यूथ जो है वो हार्ड वर्किंग है, सो दैट कंट्री कैन गो बियॉन्ड द रेस। बट अगर कोई कंट्री जो है उसका यूथ ही निठल्ला है तो दैट कंट्री कांट गो। ये डिसाइड देखा जाता है पॉपुलेशन की स्टडी से, और वो भी किस में देखा जाता है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में देखा जाता है। उसके बाद आता है हमारा टेररिज्म। टेररिज्म क्या हो गया, जितने भी ग्लोबल इश्यूज है वो भी किस में स्टडी किया जाते हैं, हमारे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। अब देखो इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात करते हैं, जितने भी इकोनॉमिक रिलेशन है, ठीक है, नेशन में, वो सारे इंटरनेशनल रिलेशन को एक फॉर्म करते हैं, पार्ट है इसका इकोनॉमिक, जो भी रिलेशन है कंट्री के इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट में है ना, ये सारे इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट है, लोन, ट्रेड, फॉरेन एड, जिसकी मदद से इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट की मदद से जो रिलेशन है वो बनते हैं दूसरी कंट्रीज़ के साथ। और जितने भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हो गई, जैसे कि नाटो, नेशनल एग्रीमेंट ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सार्स, एशियन, यूरोपियन यूनियन, ये सारे जो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं, ये क्या करते हैं, हमारे ये एक टाइप का रिलेशन जो है वो कंडक्ट करते हैं नेशंस के बीच में। और कंक्लूजन में यही है कि ये क्या फॉर्म करते हैं, यही इवेंट जो हैं वो हमारे वर्ल्ड को शेप करते हैं। जितना भी इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट है, नेशन स्टेट है, पॉपुलेशन है, टेररिज्म है, इस सबको स्टडी करके इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो फॉर्म होती है। I hope this video was helpful for all of you. If you like this video, please subscribe and share our channel for more updates. और इसके साथ ही साथ आपको पूरी playlist मिल जाएगी इसकी मेजर 1 की. You can see all videos if you like. Thank you.